एक बार की बात है जब हीरापुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में श्याम अपनी बहन राधिका तथा माता अंजलि के साथ रहता है। श्याम के पिता को गुजर जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति काफी हलचल हो गई है और इसीलिए श्याम के मां के ऊपर ही उसके परिवार का पूरा दायित्व चढ़ गया है। श्याम के मां लोगों के घर घर जाकर काम करती है और जैसे तैसे अपने दोनों बच्चे की भरण पोषण करवाती है। जरूरत पड़ने पर वह भीख मांगकर भी अपने दोनों बच्चे को खाना खिलाती है। एक दिन की बात है, श्याम की मां रसोई में खाना पका रही थी। आजा बेटा श्याम, खाना खा ले। फिर अंजलि दोनों बच्चे को खाना परस देती है और फिर श्याम और राधिका खाना खाने लग जाता है। तभी श्याम अपने मां से बोलने लगता है, माँ, मुझे और भी भूख है, मैं और भी खाऊंगा। थोड़ी सी बची है, क्या करूं? थोड़ी सी खाना बची थी पर वह भी अपने बेटे को दे देती है और खुद भूखी रह लेती है। ऐसे चलते चलते श्याम की मां बीमार हो जाती है। और एक दिन रात का समय था। श्याम के मां का तबीयत ज्यादा बिगड़ गया था। श्याम, ओ बेटा श्याम। वे दोनों बच्चे को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, लगता है मुझे भी ऊपर वाले के पास जाने का समय हो गया है। मैं और जिंदा नहीं बच पाऊंगी। तू अपनी और बहन की देखभाल करना। नहीं माँ, तू कहीं भी नहीं जाएगी। मैं तुझे छोड़कर कैसे रहूंगा? नहीं बेटा, मेरे जाने का अंतिम समय हो गया है। तू मुझे वादा कर कि तू अपनी बहन राधिका को किसी भी हालत में उसकी हाथ नहीं छोड़ेगी। तू मुझे ये वादा कर बेटा, वरना मेरी आत्मा स्वर्ग जाकर भी शांति न पाएगा। हाँ माँ, मैं तुझे वादा करता हूँ कि मैं राधिका को कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उसकी द्वार बनकर खड़ा रहूंगा। श्याम के मां अपने दोनों बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बिन मां बाप के ही दोनों भाई बहन अपने जीवन बिताने लगे। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, दोनों भाई बहनें श्याम और राधिका भी अब बड़ा हो गया। अरे बहन, चल मैं काम पर जा रहा हूँ। पर भैया खाना तो खा लो। नहीं बहन, आज बहुत देर हो गया है। खाना खाकर जाऊंगा तो और देर हो जाएगा। वैसे तू एक काम कर, तू हमरा के टिफिन ला दे। अपन छाव में बैठकर खाना खा लेगा। फिर राधिका रोशनी से खाने का डिब्बा लाकर श्याम को दे देती है। श्याम चूड़ी की गठरी लेकर रास्ते पर निकल जाता है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी लाली सुनहरी चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। फिर जब शाम होता है तो श्याम थक हार कर घर लौटता है और अपनी बहन राधिका से कहता है, बहन, आज बहुत थक गया हूं। यह कहकर श्याम हाथ मुंह ना धोए ही बिस्तर में लेट जाता है। उसे इस तरह से देखकर राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, भैया मेरी बात मानो,
अब तो तुम विवाह कर लो। बहन, तू ये क्या बोल रही है? अपुन के साथ कौन अपनी बेटी का ब्याह कराएगा? और तू ही बता, हम जैसे गरीबों के साथ कौन अपना जीवन बिताएगा? परंतु भैया, गरीब होना तो कोई पाप थोड़ी है। गरीबों को भी तो जीने का बड़ा हक है। नहीं बहन, ये हमारा बस की बात नहीं है। अगली सुबह रोज की तरह श्याम आज भी चूड़ी की गठरी लेकर रास्ते पर निकल जाता है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी लाली सुनहरी चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी लाली सुनहरी चूड़ियां। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। लगता है अपुनाज भी अच्छी खासी कमाई ना कर पाएगा। ये बोलकर श्याम तेज गति से चलने लगा। और ऐसे में वह चलते चलते थक जाता है। इतनी धूप और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं। थोड़ा सुकून मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये बोलकर श्याम एक पेड़ के नीचे छांव पर बैठ जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे एक युवती की रोने की आवाज सुनाई दी। श्याम यह आवाज ध्यान से सुना और उसकी ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक सुंदर सी युवती दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। श्याम उसके करीब जाकर उस युवती से कहा, कौन हो तुम युवती, और क्यों इस शमशान जगह पर अकेली बैठी हो? बताओ क्या बात है? मेरी नाम गुंजन है। मेरे कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ और इस जंगल के सिवा मेरे रहने का घर भी नहीं है। उस सुंदर सी युवती को देखकर श्याम के दिमाग में उसके बहन की बात याद आ गई। उसने उसकी ओर देखा और कहा, देखो गुंजन, अगर रुआ को कोई ऐतराज न हो तो क्या अपुन के साथ रुआ चल सकता है? गुंजन एक छोटी सी मुस्कान देकर कहा, तुम्हारे साथ? पर कोई बात नहीं, रुआ मुझसे ब्याह करके हमारा घर में आराम से रह सकती है। यह प्रस्ताव सुनकर गुंजन हां कर देती है और साधारण नियम के मुताबिक श्याम और गुंजन का विवाह हो जाता है। फिर राधिका आरती की थाली सजाकर उनकी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है। एक दिन गुंजन ने श्याम से कहा, अजी, राधिका अब जवान हो गई है, क्यों ना हम उसकी विवाह करा दें? हाँ गुंजन, तू तो ठीक ही कह रही है, पर अपुन को राधिका जान से भी प्यारी है। उसे भला नजरों से दूर कैसे रखूंगा? अपुन एक काम करेगा, उसकी ब्याह करा के उसकी पति को भी अपने साथ रख लेंगे। यह सुनकर गुंजन को बहुत गुस्सा आ गया। वह आग बबूला हो गई क्योंकि राधिका की प्रति उसके मन में दूरासा कूट कूट कर भरी थी। एक दिन की बात है जब राधिका नदी के किनारे पानी लाने जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी भाभी पड़ोसन के एक औरत के साथ कुछ ठूस ठूस कर बातें कर रही हैं। राधिका यह देखकर सोचने लगी, अरे ये तो शामली काकी है। जरूर ये भाभी को कुछ कूटनीति सिखा रही है। काकी तो इन सब में जगत प्रसिद्ध है। मुझे उनकी बात छुपकर सुननी होगी। यह बोलकर राधिका एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसकी भाभी और शामली काकी की बात सुनने लगती है। शामली काकी गुंजन से कहती है, अरे बहू, कैसे दिन गुजर रहा है? सब मजे में हो ना? कहाँ मजे में हूँ काकी, बस जैसे तैसे दिन गुजर रहा है। पर ऐसा क्यों कहा तुमने बहू? और क्या बताऊं काकी, राधिका तो मेरी छाती पर पत्थर बनकर बैठी है। उसकी भैया ने तो बस दिन रात तारीफ करके मेरी जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कब पराया घर जाएगी यह लड़की। मुझे तो लगता है
कि ये लड़की कभी भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। गुंजन ने राधिका के प्रति क्रोध को और बढ़ाया और श्यामली काकी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बहू, जितनी जल्दी हो सके श्याम से कहकर उसकी विवाह करा दे। वो पराया घर चली जाएगी तो तू सुकून से जीवन जिएगी। हाँ, मेरे नसीब में ही कहाँ है काकी जो राधिका इस घर से अलविदा होगी। वह तो हमेशा मेरी छाती पर पत्थर बनकर रहेगी और मुझे चैन नहीं देगी। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगा। क्या भाभी मुझे अपने दिल का पत्थर समझती है? अगर ऐसा ही है तो मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रहूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। राधिका उदासी चेहरा लेकर अपने घर आया और पानी की घड़ा को रखकर भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे अपने दिल का पत्थर समझते हो? अगर ऐसा ही है, तुम्हें तुम्हारी परिवार मुबारक हो। मैं तो चला यहाँ से। श्याम घर आकर अपनी बहन को ढूंढने लगता है। राधिका, 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 राधिका। वह सारा घर ढूंढता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। अच्छा गुंजन, राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं गई है क्या वह? गुंजन बातों बातों को घुमाकर उससे कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी बहन घर छोड़कर चली गई है। आजकल उसकी घूमने की ज्यादा चक्कर लग गई है। काम के बहाने पूरा गांव घूमता रहता है। क्या राधिका घर छोड़कर चली गई? मुझे पता है राधिका घर नहीं छोड़ा। तूने जाहिर से भली भांति मेरे बहन को घर से निकाल दिया है। क्या? मैंने? हाँ हाँ गुंजन, तूने मेरे बहन को घर से निकाल दिया है। जिस राधिका ने आरती की थाल सजाकर इस घर में तेरी स्वागत की, तूने उस राधिका को घर से निकाल दिया। और एक बात ध्यान रख गुंजन, जिस दिन मेरी बहन राधिका मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं इस घर में कदम रखूंगा, वरना तेरी मुंह भी नहीं देखूंगा। श्याम यह कहकर घर से निकल जाता है। वह अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। शाम ढल जाता है मगर उसके बहन की कुछ भी अता पता नहीं है। वह वहीं बैठकर अपनी बहन की याद में रोने लगा। तभी उसी रास्ते से एक रिसीवर गुजर रहा था। उसने श्याम को देखकर कहा, क्या बात है बेटे, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? रिसीवर, मेरा बहन मुझसे बिछड़ गया है। उसकी सिवाय इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। धीरज रखो बेटे, तुम्हें तुम्हारी बहन जल्द ही मिल जाएगा। पर बाबा, यह दुनिया बहुत बड़ी है। वह कहाँ है, कैसी है, कैसे पता चलेगा? वह जहां भी है सुरक्षित है। इस समय बेटा तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन श्याम जब पुरेंद्र औशी के आश्रम में था, तभी उसके गांव वाला वहां जाकर प्रकट होता है। अरे श्याम भैया, आप यहाँ पे? बधाई हो, आप बाप बन गए। आपका बेटा हुआ है। क्या सच में? हाँ बेटा। बाबा, आप जानते हो पर मुझे बताया नहीं। बेटे मैं सब जानता हूँ। मैं तो सिर्फ तेरा धैर्य की परीक्षा ले रहा था। उसके बाद श्याम रिसीवर को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगता है।
श्याम अपनी नन्ही सी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और अब गुंजन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। यदि आज तेरी बुआ तेरे पास होता तो कितनी खुश होती। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ननद जी को कितनी भली भांति सुनाई। भगवान से प्रार्थना है कि ननद जी जल्द से जल्द हमारे इस घर में लौट आए। तभी राधिका अपने पति के साथ अपने ही घर में प्रवेश करती है और फिर से पूरा परिवार पहले की तरह मिलजुल कर रहता है। ये सभी तो किस्मत का खेल है। इसलिए कहते हैं बेटा, समय से आगे और भाग्य से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा।